नमस्ते और इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी में गोता लगाने वाले हैं ना, जिसका जीवन सच में किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टीव जॉब्स की। एक ऐसे इंसान का सफर जो नंगे पैर भारत की खाक छानते हुए अध्यात्म की तलाश करने से लेकर सिलिकॉन वैली का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल टाइटन बन गया। एक ऐसा क्रांतिकारी टेक्नीशियन जिसने लिटरली हमारे सोचने और दुनिया से संवाद करने का तरीका ही बदल कर रख दिया। तो चलिए, बिना किसी देरी के तकनीक और आध्यात्म से भरे उनके इस बिल्कुल अद्भुत हीरो के सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस वित्तीय विरोधाभास को तो देखिए। ये अपने आप में बिल्कुल हैरान करने वाला है। एक तरफ है महज $1300 की शुरुआती पूंजी, और पता है ये पैसे कैसे आए थे? उन्होंने अपनी पुरानी फोक्सवैगन वैन और एक साइंटिफिक कैलकुलेटर बेचकर इसे जुटाया था। और दूसरी तरफ $350 बिलियन का एक विशाल टेक एम्पायर। अब यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है, बल्कि ये उनके जीवन की कहानी के दाव को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। ये हमें बताता है कि कैसे एक छोटे से गैराज से शुरू हुआ एक साधारण सा विजन पूरी की पूरी दुनिया को बदल कर रख सकता है। अध्याय 1, गैराज से शुरुआत। चलिए देखते हैं इस विद्रोही के शुरुआती दिन कैसे थे। तो जैसा कि आप इस बायोग्राफी में देख सकते हैं, स्टीव का जन्म बहुत ही संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में हुआ था। इसके बाद पॉल और लारा जॉब्स ने उन्हें गोद लिया था। अब बचपन से ही ना उनका स्वभाव थोड़ा विद्रोही किस्म का था। मतलब स्कूल की वो बंधी बंधाई पारंपरिक पढ़ाई उन्हें बिल्कुल रास नहीं आती थी। वे अपनी शर्तों पर आज़ाद रहना पसंद करते थे। इसके बजाय उनका असली जुनून तारों, सर्किट और मशीनों में बसता था। सच कहूं तो उनकी ये क्रांतिकारी यात्रा उनके पिता पॉल के गैराज में बहुत ही साधारण तरीके से शुरू हुई थी। वो बस पुरानी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों को खोलते और जोड़ते रहते थे। उनके पिता उन्हें कारों के डिज़ाइन और मैकेनिक के बारे में बताते थे, लेकिन स्टीव का ध्यान हमेशा हमेशा इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों पर ही अटका रहता था। वे अपने पिता के साथ पुरानी दुकानों पर जाकर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान तलाशते थे, और बस यहीं से, उसी छोटे से गैराज से, उन्होंने मशीनों के काम करने के तरीके को बहुत बारीकी से समझा। अब ये किस्सा बहुत दिलचस्प है। कॉलेज के दिनों में स्टीव और उनके दोस्त वॉज़नियाक ने एक विज्ञान पत्रिका में एक लेख पढ़ा, और बस इसके बाद उन्होंने मिलकर एक ऐसा उपकरण बनाया जिससे टेलीफोन सिस्टम को हैक करके बिल्कुल मुफ्त में लंबी दूरी की कॉल की जा सकती थी। इसे उन्होंने नाम दिया द ब्लू बॉक्स। अब मज़ेदार बात यह है कि इसे बनाने में उन्हें महज $40 का खर्च आया, लेकिन उन्होंने इसे $150 में बेचा। ये उनका सबसे पहला सफल टेक बिजनेस था, और इसी ने उन्हें पहली बार ये एहसास दिलाया कि तकनीक के जरिए सिर्फ बदलाव ही नहीं, बल्कि पैसे और प्रभाव दोनों कमाए जा सकते हैं। अध्याय 2, भारत में शांति की खोज, एक आध्यात्मिक सत्य की तलाश। अपनी युवावस्था में जब वे अटारी कंपनी में काम कर रहे थे ना, तो स्टीव असल में एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक संकट से गुजर रहे थे। उनके दिमाग में हमेशा कुछ अलग करने की बेचैनी सी रहती थी। निर्वाण और आत्मिक शांति की इसी तलाश ने उन्हें सब कुछ छोड़कर दुनिया के दूसरे छोर यानी हमारे भारत का दौरा करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सफर उनके सोचे हुए सपनों जैसा बिल्कुल नहीं था। ये शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला था। जब वो दिल्ली पहुंचे तो साफ पानी और उचित सुविधाओं के अभाव में वो बुरी तरह बीमार पड़ गए। बुखार इतना तेज था कि उनका वजन घटकर सिर्फ 120 पाउंड रह गया। फिर वो हरिद्वार गए, जहां उन्होंने लाखों की भीड़ वाला विशाल कुंभ मेला देखा, और अंत में वो नैनीताल की पहाड़ियों में प्रसिद्ध नीम करोली बाबा की खोज में गए। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि बाबा का तो पहले ही देहांत हो चुका है। भारत में गरीबी और अभाव को इतने करीब से देखने पर उनके वो सजे धजे रोमांटिक आध्यात्मिक सपने पूरी तरह से टूट गए। और उसी टूटन से एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पनपा। उन्होंने कहा, थॉमस एडिसन ने दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कार्ल मार्क्स और नीम करोली बाबा दोनों के सम्मिलित योगदान से कहीं अधिक काम किया है। ये लाइन, ये उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। भारत यात्रा ने उन्हें वो शांति तो नहीं दी जिसकी उन्हें तलाश थी, लेकिन इसी एहसास ने उन्हें रहस्यवाद से दूर किया और इस बात पर पूरी तरह केंद्रित कर दिया कि दुनिया में असली और ठोस बदलाव केवल व्यवहारिक और उन्नत तकनीक के जरिए ही लाया जा सकता है। अध्याय 3, एप्पल का उदय और पतन, एक क्रांतिकारी विचार की शुरुआत। जब वे कैलिफोर्निया वापस लौटे तो उनका हुलिया पूरी तरह बदल चुका था। सिर मुंडा हुआ और भारतीय परिधान, लेकिन उनके दिमाग में अब एक रेजर जैसी तेज चमक थी। अब उनका पूरा फोकस ध्यान लगाने से हटकर एक ऐसी कंप्यूटर कंपनी बनाने पर था जो तकनीक की दुनिया में एक भूचाल ला दे। अब इस कंपनी का नाम रखने का किस्सा सच में बहुत ही मजेदार है। जब वो और वोज़नियाक अपनी नई कंपनी का नाम सोच रहे थे ना, तो स्टीव उस समय बस एक सेब खा रहे थे। उन्होंने यूं ही सुझाव दिया कि कंपनी का नाम एप्पल रख ले।
वो दरअसल चाहते थे कि भारी भरकम डराने वाली कंपनी का नाम बहुत ही दोस्ताना, आसान और मजेदार हो, जिससे आम लोग तकनीक से बिल्कुल न घबराएं। और बस इसी छोटी सी सोच के साथ जन्म हुआ महान एप्पल का। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है, जरा उस अविश्वसनीय नंबर पर गौर कीजिए। 1977 में एप्पल की पूंजी सिर्फ $5,000 के करीब थी, ठीक है? लेकिन 1980 आते आते महज 3 साल के छोटे से समय में एप्पल की कुल जमा पूंजी एक विस्फोट की तरह बढ़कर $1.79 बिलियन हो गई। कोई मजाक नहीं है ये सीधे तौर पर उनकी अथक मेहनत, उनके विजन और बाजार की नब्ज पहचानने की उनकी अद्भुत कला का एक शानदार परिणाम था। लेकिन देखिए, हर महान कहानी में एक अंधकार में दौर तो आता ही है। 30 साल की उम्र में जब वो सफलता के एकदम चरम पर थे, स्टीव को उनकी अपनी ही कंपनी से बेदखल कर दिया गया। एप्पल के बोर्ड और मैनेजमेंट के साथ उनके भयंकर टकराव हुए। अब आप खुद सोचिए, जिस कंपनी को आपने अपने गैराज में खून पसीने से खड़ा किया हो, दिन रात एक किया हो, उसी से आपको निकाल दिया जाए। स्टीव ने बाद में खुद इस बारे में कहा था, मुझे बाहर कर दिया गया था और ये विनाशकारी था। यकीनन ये उनके जीवन का सबसे दर्दनाक और हताश करने वाला अनुभव था। अध्याय 4, शानदार वापसी और नवाचार का एक बिल्कुल नया युग। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एप्पल से निकाले जाने की वो भयानक विफलता दरअसल उनके जीवन की सबसे शानदार वापसी का मंच तैयार कर रही थी। वे टूटे बिल्कुल नहीं, इसके बजाय उन्होंने नेक्स्ट नाम की एक नई कंपनी शुरू की और साथ ही पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो की नींव रखी, जिसने सच में एनिमेशन की दुनिया ही बदल दी। फिर 1997 में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और इसी के साथ हुई स्टीव की वो ऐतिहासिक वापसी। उसके बाद तो जैसे चमत्कारों की झड़ी ही लग गई। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, ये लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाली है। 1998 में खूबसूरत और रंग बिरंगा iMac आया, जिसने कंप्यूटर को उन बोरिंग नीरस डिब्बों से आज़ाद किया। 2001 में iPod ने हमारी पूरी की पूरी म्यूजिक लाइब्रेरी को उठाकर हमारी जेब में डाल दिया। 2007 में iPhone ने तो दुनिया के संवाद करने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और फिर 2010 में आया iPad। ये एक ऐसा जादुई दौर था जिसने हमारे जीने, काम करने और मनोरंजन करने के तरीके को पूरी तरह से रीसेट कर दिया। अध्याय 5, मृत्यु और महान विरासत, उनके जीवन का अंतिम अध्याय। अब इस पूरी जगमगाती कामयाबी के पीछे एक बहुत ही भावुक और कड़वी सच्चाई छिपी थी। एक तरफ वो तकनीक की दुनिया पर बेताज बादशाह की तरह राज कर रहे थे, अपनी कंपनी को रोज नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे थे, और दूसरी तरफ वो 7 सालों तक गुपचुप तरीके से पैंक्रियाटिक कैंसर जैसी असाध्य बीमारी से एक भयानक जंग लड़ रहे थे। लेकिन असीमित दर्द के बावजूद उनका विजन और उनका काम एक दिन के लिए भी नहीं रुका। 56 साल की उम्र में उनके निधन से पहले उनकी इस विशाल विरासत को हम इन 5 पंचों में बहुत अच्छे से समेट सकते हैं। पहला, 1976 में कैरेज से कंपनी की स्थापना। दूसरा, 1997 में एक विजनरी के रूप में वो जबरदस्त वापसी। तीसरा, 2000 में आधिकारिक रूप से सीईओ का पद संभालना। चौथा, 2010 में एप्पल को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनाना। और पांचवा, सबसे अहम, आधुनिक उपकरणों की वो क्रांति जिसने तकनीक को हर इंसान की जिंदगी का एक अहम अटूट हिस्सा बना दिया। अंत में मैं आपको उनके मशहूर स्टैनफोर्ड भाषण के इस बहुत ही गहरे और उकसाने वाले सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। उन्होंने पूछा था, अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या आप वो ही करेंगे जो आज करने जा रहे हैं? मौत के साए में रहकर भी इस इंसान ने अपनी जिंदगी का हर एक पल पूरी शिद्दत से जिया और कभी अपना समय बर्बाद नहीं किया। तो आज खुद से ये सवाल पूछिए, आप अपने इस सीमित समय के साथ क्या कर रहे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने आपको प्रेरित किया होगा और जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया होगा। मेरे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।